नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हुई कैबिनेट की इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। वही बता दें कि देश की यह पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के 5 क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देने का निर्णय भी लिया। वही प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया। राज्य में 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा, स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया। पूर्व में प्रख्यापित की गई थी, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, वेलनेस, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, ITES, डेटा सेंटर, कौशल विकास आदि के बारे में सुविधाएं देने की बात की गई थी। तो ये विभाग द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि इसको हम लोग टारगेटेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थानों पे इसको सब्सिडी को नहीं देना चाहिए जहां पे पहले से ही काफ़ी इस तरह के संस्थान हैं, सेवा क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको टारगेटेड करना चाहिए, उन क्षेत्रों के बाहर इसको करना चाहिए। जैसे देहरादून नगर निगम में पहले से ही इस तरह के काफ़ी संस्थान हैं, तो और जैसे कुछ इनमें से कुछ क्षेत्र, ऋषिकेश में काफ़ी इस तरह के संस्थान हैं, नैनीताल में इस तरह के काफ़ी संस्थान हैं। तो उन क्षेत्रों से बाहर ही ये सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये बाहरी जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र हैं उस तरफ भी इंडस्ट्री जाए। बाकी इंडस्ट्री कोई भी लगा सकता है, लेकिन सब्सिडी इन क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगला मद ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद था। इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद, जिसमें 4 नियमित पद हैं और 7 आउटसोर्स के पद हैं, ये सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गुनियाल गांव से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 29 मई से 12 जून तक राज्य के 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल 1.5 करोड़ किसानों से जुड़ेंगे और उत्तराखंड के हर जिले में 3-3 टीमें प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर 600 से अधिक किसानों के साथ संवाद करेगी। अभियान का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और आवश्यकताओं के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देना है। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़े विकासकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी का नाम देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि योजना और इससे जुड़ी अन्य स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाए। सौर प्लांटों के रखरखाव के लिए जिलावार प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। वही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहले ही 250 मेगावाट का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और अब तक 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 20 से 200 किलोवाट तक की परियोजनाओं पर 20 से 50% तक का अनुदान किया जा रहा है। वही जबकि महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजनों को 5% अतिरिक्त अनुदान भी मिल रहा है। वही विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी में प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत करी। वही इस मौके पर अल्मोड़ा की अनेक स्कूली बालिकाएं भी शामिल हुई। रेखा आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों को बुलाया गया है ताकि ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र की बालिकाएं महामारी से अपना बचाव कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बालिकाओं व महिलाओं को इससे बचाव व निपटने के पूरी तरीके आ सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्यक्रम चला रही है। देखिए, आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हमने एक कार्यक्रम अपने इस जनपद अल्मोड़ा में रखा है। निश्चित रूप से ये स्वच्छता दिवस इस बात से है कि
आज के समय में जो हमारी बालिकाएं हैं, खासकर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हों, खासकर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो स्वच्छता को लेकर उनके अंदर जितनी सजगता होनी चाहिए, जितनी जागरूकता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि न होने के कारण कई बार हमने देखा है कि वे ऐसे गंभीर बीमारियों के संक्रमण के जाल में फंस जाती हैं जो आगे चलकर उनके लिए जानलेवा साबित होती है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज एक अवेयरनेस के रूप में भी एक कार्यक्रम रखा है और साथ ही ये बताने के लिए भी विशेषज्ञों को भी बुला रखा है कि वे ये बताएं कि बालिकाओं को, महिलाओं को किस प्रकार से सैनिटरी नैपकिन या किस प्रकार की स्वच्छता के क्या साधन वो अपनाएं जिससे कि वे इस महामारी से अपने आप को पूरी तरीके से संक्रमित न होने दें और इसके साथ ही एक समाज में जागरूकता भी फैलाना कि वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने के लिए कहा है। अब माना जा रहा है कि जुलाई अंत तक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है, अब जो वोट छूट गए हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में छूटे गए वोटों को लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। वही कार्यक्रम तय हो गए और सभी पंचायतों के भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और वही इस बार पंचायतों में भी भाजपा का कार्यकर्ता जीत दर्ज करेगा। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत लिस्ट परीक्षकों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। बीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। वहीं प्रदेश के बलिदानी सैनिक आश्रितों को सरकार अब 10 लाख के स्थान पर 50 लाख रुपए देगी। वही खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा की तिथि 26 जुलाई 2024 से यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि में 5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रस्ताव को न्याय और फिर वित्त विभाग को मंजूरी लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी थी, जिससे बलिदानी सैनिक आश्रितों को बढ़ाई हुई अनुग्रह राशि देने का मामला लटक गया था। वहीं इसी संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निवासी बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 10 के स्थान पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और यह सरकार का काफी अच्छा कदम है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को बढ़ाना यह सरकार की लगन सैनिकों के प्रति कितनी है उसको दर्शाता है। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, उत्तराखंड राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। चाहे 47 हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, संसद पर हमला हो, ताज पर हमला हो, कोई ना कोई जवान हमारे यहाँ से शहीद होता है। जब कोई जवान शहीद होता है तो पहले उसको एक अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए दी जाती थी, जो कि आज के समय में बहुत कम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कारगिल विजय दिवस पर वहीं उत्तराखंड की रानीपुर मोड़ से बीजेपी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट देहरादून ने 1 साल की सजा सुनाई है। उसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसको विधायक ने स्वीकार किया और वह आदेश चौहान बहुत ही सुलझे हुए नेता है। यह पारिवारिक मामला है जिसमें ये सजा हुई है।
देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है, और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत श्रद्धेय विधायक है, ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है, और निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते हैं, संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी को 15 जून तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने हालिया दौरे के दौरान पार्टी नेताओं को इसके संकेत दिए हैं। इसके बाद अब माना जा रहा है कि हाईकमान जल्दी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए तिथियों का भी ऐलान कर सकती है। दरअसल भाजपा को जनवरी में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था, पर तब नगर निकाय चुनावी की वजह से संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया रोक दी गई थी। उसके बाद से एक के बाद एक कई कारणों से इन चुनावों में देरी होती जा रही थी। पिछले महीने भी नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव तिथियों का ऐलान होने की संभावना थी, लेकिन पहलगाम आतंकी घटने की वजह से ऐन वक्त पर मामला टल गया था। हालांकि भाजपा सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश के दौरे पर आए पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने की संभावना जताई। लिहाजा नेताओं ने बीच में एक बार फिर से अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड बीजेपी को 15 जून तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने हालिया दौरे के दौरान पार्टी नेताओं को इसके संकेत दिए हैं। इसके बाद अब माना जा रहा है कि हाईकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए तिथियों का ऐलान भी कर सकता है। और दरअसल अगर बात करें तो भाजपा को जनवरी में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था। तब जो है नगर निकाय के चुनाव भी कहीं ना कहीं हो रहे थे और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी जो है रोक दी गई है। उसके बाद एक अगर बात करें तो पिछले महीने भी जो है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो चुनाव की तिथियों का ऐलान होने की संभावना थी। अब कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं, लेकिन जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई है उसी की वजह से जो है ये पूरा मामला टल भी गया था। हालांकि अगर बात करें तो भाजपा सूत्रों ने अब बताया भी है कि कुछ दिन पूर्व अगर बात करें तो प्रदेश के दौरे पर जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आए थे, अब उन्होंने भी साफ कर दिया है कि 15 जून तक उत्तराखंड के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का जो है चुनाव होने की पूरी संभावना है। और नेताओं के बीच अगर बात करें तो अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से जो है वो कयासबाजी शुरू हो गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANP न्यूज। वहीं भारतीय किसान यूनियन का 16 जून में होने वाले 3 दिवसीय किसान कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में पूरे वर्ष में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपए भी बकाया है, जिससे किसानों को बकाया भुगतान कराया जाने के लिए भी चर्चा की जाएगी। किसानों का महाकुंभ साल में 2 बार किया जाता है, जिसमें देश के कोने से किसान इस महाकुंभ में भाग लेते। भारतीय किसान यूनियन का किसान महाकुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन ये हर साल यहाँ हरिद्वार में हो। ये हमारे एक साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन हो। 16, 17, 18 जनवरी का हमारा इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हमारा हरिद्वार में हो। तो यहाँ पूरे भारत के हमारे किसान हो और यहाँ सभी कई प्रदेशों के लंगर भंडारे भी किसान आकर लगा हो और वे सब पूरी हमारे संगठन की 6 महीने की रणनीति तैयार हो और जो किसानों की समस्याएं हो उन सभी किसानों की समस्याओं को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन तक विचार विमर्श करा जाए और उसके बाद में जो एजेंडा तैयार हो सभी जिले वाइज, प्रदेश वाइज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश अनुसार अपने अपने जिलों में सब धरना प्रदर्शन करो। यहाँ से तो हम जनसंपर्क अभियान हमने पूरे जिले में चला रखा है। पूरे जिले से लोग काफी संख्या में भाग लेंगे और यहाँ के सब लोग अपना भंडारा लंगर सब अपना लेकर जाएंगे और वहाँ भी हरिद्वार की तरफ से सबकी व्यवस्था करी जाएगी और दूसरे जनपद के जो लोग हमारे हरिद्वार में। वक्त तो ये छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वही कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों, युवा और महिलाओं ने भाग लिया।
वहीं मुख्यमंत्री खुद भी बच्चों के साथ दौड़ते नजर आए। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मेयर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेना और फिट इंडिया मिशन को बढ़ावा देना था। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूँ और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, युवाओं ने प्रतिभाग किया, मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया। और ऐसे देखिए, आज अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जो योगदान भारत की और ख़ास तौर पे सनातन के लिए रहा है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, लगातार युवाओं को प्रेरित करने जैसे मुहिम लगातार चलाई गई है। और आज की जिस मैराथन में आप आए हैं, ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया। वही त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाए जाने की संभावना है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि सरकार जुलाई में चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन चारधाम यात्रा और मॉनसून जैसे व्यवहारिक कारणों से दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन के कारण राज्य में भारी संख्या में बाहरी लोग आते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक पंचायतों को पूर्व प्रतिनिधियों के हवाले किया जा सकता है। के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी कई एक रिट्स भी लगी हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी ये जानकारी शासन से चाही थी कि क्या प्लान क्या है डेट्स का। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से। लेकिन राज्य के समक्ष कुछ विशेष अपरिहार्य चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां हैं जैसे हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में पूरा गढ़वाल, इवन कुमाऊं के भी कुछ पोर्शंस। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और अभी तक लाखों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चारधाम में अव्यवस्थाओं की बात कही है, जिसको कांग्रेस लंबे समय से कह रही है। और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को इसके लिए जिम्मेदार माना है। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चार धाम यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोई भी व्यक्ति दायरे में रहकर अधिकारियों को संज्ञान लेने को कह सकता है।
बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चार धाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई है। देखिए, इस समय जो यात्रा चल रही है वो यात्रा प्रभावशाली यात्रा के रूप में कह सकते हैं। बीच में जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद निश्चित रूप से दिक्कतें आई थी। अभी यात्रा अच्छे रूप में चल रही है। ये ठीक है कि किस अधिकारी को किस रूप में उसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री का विषय। महेंद्र भट्ट, अजेंद्र अजय और तुम्हारे कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी को संज्ञान लेने के लिए एक दायरे के अंदर ही कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत व्यापक और प्रभावी रूप से चल रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 16 प्रमुख पौराणिक मंदिरों के विकास के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत इन मंदिरों में बेहतर सुविधाएं, सड़कें, रोपवे और रेल नेटवर्क का विकास किया जाएगा। इसके अलावा IRCTC के सहयोग से मानस खंड एक्सप्रेस के नाम से पर्यटन ट्रेन की शुरुआत होगी, जो पुणे से चलकर टनकपुर तक पहुंचेगी। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे और साथ ही मार्गों पर होटल और होम स्टे सुविधाएं का भी विकास किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को और बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। देश भर में मानस खंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफ़ी हमारी यात्रा सफल रही और काफ़ी लोगों ने वहाँ का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहाँ के मंदिरों का। वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में अलग फ्लू OPD संचालित करने के निर्देश दिए। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज में फ्लू क्लिनिक शुरू होने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि सप्ताह अस्पताल में रेस्पिरेटरी रोगियों के लिए फ्लू क्लिनिक का शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि RT-PCR और एलाइजा जांच के लिए पर्याप्त किट उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना घातक नहीं और अस्पताल सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहा है। इस हफ्ते ही हम लोग जो है फ्लू क्लिनिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे कि वो पेशेंट्स जो हैं हम अलग से उसमें ही हम देखेंगे उन पेशेंट्स को। जांचों की सारी व्यवस्था है मैम? हाँ, जांचों की पूरी व्यवस्था हमारे पास है जी। हमारे पास RT-PCR और एलाइजा की पूरी प्रचुर मात्रा में किट्स उपलब्ध है। देखिए, अभी तक जो खबर है वो कि ओमिक्रॉन जो है उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक है कोविड जो एंडेमिक हो चुका है, लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई ऐसी बहुत सीरियस वाली बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है निर्देश जारी हो गए हैं, तो जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका अक्षरा उनका पालन किया जाएगा। हाँ, कोविड को लेकर दून अस्पताल पूरी तरह तैयार है। अभी तक तो कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं है, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंजा क्लिनिक अभी शुरू करने वाले हैं। इस वीक हम लोग शुरू कर देंगे। दूसरा, हम लोग ने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, तो हम लोग ने 20 ICU बेड्स और 10 हमने पीडियाट्रिक बेड्स हम लोग ने रिजर्व कर दिए हैं कोविड के लिए। और कोविड की टेस्टिंग जब तक वो फ्री होगी उसके हमारे पास अभी तक फिलहाल हमारे पास काफ़ी मात्रा में किट्स उपलब्ध हैं और बाकी के लिए हमने डिमांड भेज दी है। वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस वर्ष अब तक 33 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार केदारनाथ में 5 लाख, बद्रीनाथ में 3 लाख और यमुनोत्री गंगोत्री में लगभग 2-2 लाख श्रद्धालु शामिल है। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 4000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं राज्य सरकार ने यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की जो यात्रा है
उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहब में 4,440। ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोविड ने दस्तक दी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।